So good afternoon, class 12. Let's get started from this point. Yesterday, I taught you about a ebuloscopic constant. This is denoted by the letter K, KB. तो ebuloscopic constant का ये फॉर्मूला था जो कल हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था m is what? That's the molecular mass of the solvent. R is the gas constant. This we noted yesterday. TB naught is the boiling point of pure solvent. 1000 is just a number. And delta H vaporization will be provided in the numerical. ठीक है, इसी के आगे से कंटिन्यू करना बेटा. दैट इज केबी का एक और फॉर्मूला बनता है इसी के अंदर. अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, और देखो मैं क्या कर रही हूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन, बट मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसे यहां लिख रही हूँ. वन एंड द सेम थिंग. इज इट वन एंड द सेम थिंग डियर? एक सी बात है कि नहीं? अगर इस m को नीचे ले आते हैं, ये m ऊपर चला जाता है, तो यही फॉर्मूला बन जाता है. मैथमेटिकली आप लोग को ये चीज तो क्लियर है ही. अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या बोलते हैं हम इसे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हम एलवी से डिनोट करते हैं. तो कई बार हो सकता है केबी निकालने के लिए वो वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ना देके आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे, तो एम को नहीं रखना, क्योंकि एम ऑलरेडी उसके अंदर इवेल्युएटेड होता है. तो तब ये फॉर्मूला बनता है आर इंटू टी बी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल. काइंडली नोट दिस डाउन देयर. इससे आगे ये था. कैन यू प्लीज टेल मी बेटा, व्हाट वाज द पॉइंट यस्टरडे? व्हाट वाज द नंबर ऑफ द पॉइंट जो हम कल कर रहे थे? एक मिनट चेक करो नोट्स के अंदर. तो वी आर इन कंटिन्यूएशन विद द फिफ्थ पॉइंट देयर. ये फिफ्थ पॉइंट में ही बात चल रही है. जस्ट नोट दिस डाउन, वेयर एलवी इज latent heat of vaporization. All done? करेक्ट या? तो यहाँ नोट करके पॉइंट लिखिए. समटाइम्स केबी, जिसे हम लोग इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, is given as kb अपॉन 0.1 kg करके, मतलब इस तरीके से डिनोटेड होगा, या फिर kb अपॉन 100 ग्राम करके. तो इस केसेस में आपका जो डेल्टा टीबी होगा, जिसका हमने कल फॉर्मूला किया था, दैट वाज kb इंटू मोलैलिटी. डेल्टा टीबी इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. kb इज अगेन इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. इसे थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है kb, एन सॉल्यूट को खोल दीजिए, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपको इन केस ग्राम में दे रखा है
तो केजी में करने के लिए ऊपर 1000 से आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमने नीचे ही किया है 1000 से, वो 1000 नंबर फिर ऊपर चला गया इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो इन केस अगर बेटा ये है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला जो हमारा लगता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी का। लेकिन ये कब है? जब केबी के साथ ये नंबर नहीं है गिवन। अगर ये है तो यही वाला फॉर्मूला आपका नया बन जाएगा। तब इन दैट केस, अब मैं बोल रही हूँ इन सच केसेस, आपका ये जो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है, दिस विल बी केबी इंटू वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 हो जाएगा बच्चे ऊपर, इंस्टेड ऑफ 1000 हम यहाँ पे इसे 100 नंबर पे रखेंगे। इज दैट क्लियर डियर? कब रखोगे? जब ये गिवन, जब केवी की वैल्यू ऐसे पर 100 ग्राम कर रखी हो, या 0.1, 0.1 केजी इज 100 ओनली बेटा, ठीक है। 0.1 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करो, 100 आता है। ओके, तो यानी 100 ग्राम आ जाए या ऐसे करके जब आ जाए, तो ये वाला फॉर्मूले में से 1000 नंबर की जगह या 100 लगता है। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है, काइंडली नोट दिस डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। May I move on to the next point, everyone? Now the sixth point, elevation in boiling point is measured by, यानी डेल्टा टीबी को कैसे मेजर किया जाता है? ए, लैंड्सबर्गर्स मेथड, बी, कॉट्रल्स मेथड। ये मेथड्स हैं, सिर्फ इनके नाम जानने हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना। और जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है is a colligative property because it is directly proportional to the molar concentration of solute। सॉल्यूट के जब आप क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हो तो हर वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जब आप गिनती पे आ जाते हो कि इसके अंदर 100 पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर 1000 पार्टिकल्स हैं, तो यानी यू आर टॉकिंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट देयर? करें आगे? करें आगे एवरीवन? अब लिखिएगा यहाँ पे बेटा, ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर यानी बॉइलिंग टेम्परेचर केल्विन पर लेंगे। सी लिसन, अब सब लोग जरा मेरी एक मिनट बात सुनो। हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था जो हमने कल पढ़ा था, सुनो जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। उसी प्योर सॉल्वेंट में जब हमने सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत हाई था, ठीक है। सॉल्यूशन में वही प्योर सॉल्वेंट था जो वेपर बना रहा था,
मगर जो तुमने सॉल्यूट डाला उसने प्योर सॉल्वेंट को वेपर बनाने से रोक दिया, जिस वजह से इसका वेपर प्रेशर हो गया लो। इज दैट क्लियर? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है, इसका लो है। लेट्स से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो हाई है वो 0.8 एटमॉस्फेयर है, और इसका जो लो है लेट्स से दिस इज 0.3 एटमॉस्फेयर। अब दोनों को ये करा गया कि चलो दोनों को, क्योंकि दोनों लिक्विड्स में ही है, तो इनको जरा बॉइलिंग पॉइंट अचीव करवाया जाए। बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए दोनों साइड। ठीक है, तो 0.8 को 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचाने के लिए हमने इस वाले सॉल्यूशन को, प्योर सॉल्वेंट को हीट किया, इसका टेम्परेचर राइज करवाया। जब टेम्परेचर राइज करवाते हैं तो ये प्रेशर भी बढ़कर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। गॉट इट देयर? मैंने क्या बोला? जब टेम्परेचर राइज करवाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज होने लग जाता है, 0.8 एटमॉस्फेयर राइज होने लग जाता है, नॉट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0.8 एटमॉस्फेयर राइज होने लग जाता है। उसी तरह से अगर मुझे 0.3 को 1 तक करना है तो भी मुझे यहाँ पे इसे हीट करना पड़ेगा, तभी ये 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचेगा। अब मुझे बताओ मुझे किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, 0.3 वाले को या 0.8 वाले को 1 तक पहुंचने के लिए? 0.3 वाले को, क्योंकि बहुत लो साइड है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मैम इधर यानी टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर उसके मुकाबले लो रहेगा। जब टेम्परेचर लो होगा और मान लो दोनों अब 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंच गए हैं, तो इसका टेम्परेचर हाई जिसे हम बोल रहे हैं TBS, और इसका टेम्परेचर लो जिसे हम बोल रहे हैं TB0। यानी ये हमारे पास सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 1 एटमॉस्फेयर पे जो भी टेम्परेचर अटेन होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे TBS इज ग्रेटर देन TB0, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है और ये लो टेम्परेचर लेके आगे बढ़ा है। इजंट इट देयर? तो इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा इसी चीज को हमें ग्राफिकली पकड़ना है। अब देखो, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ TBS माइनस TB0 is equal to delta TB. This delta TB is termed as elevation in boiling point. Is it clear? ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। एक वेपर प्रेशर मैंने 0.3 ले लिया और ऑब्वियसली ऊपर ले लिया 0.8 एटमॉस्फेयर। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू कंसीडर करी थी। ठीक है, तो बताओ नीचे कौन है सॉल्यूशन, ऊपर कौन है सॉल्वेंट? ये हमारे पास सॉल्यूशन का है और ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ये कब आया ग्राफ? जब मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को सॉल्यूशन के लिए प्लॉट करती हूँ और प्योर सॉल्वेंट के लिए प्लॉट करती हूँ एट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, तो ऐसा कर्व ऑब्टेन हो रहा है। गॉट इट? दोनों का टारगेट क्या है, कहां तक पहुंचना है? 1 एटमॉस्फेयर तक। ये भी पहुंचा और देखो ये भी पहुंचा। ऐसे जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? इस तरफ से जाने पर इंक्रीज। ठीक है, तो अब जरा दोनों के टेम्परेचर यहाँ नोट करते हैं, इसका भी और इसका भी। ये है हमारे पास TB0, ये हमारे पास TB सॉल्यूशन। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है? TBS की। जो हमारा थ्योरी का कंक्लूजन था कि TBS इज ग्रेटर देन TB0, वही ग्राफिकली हमें देखने को मिल गया। इसे कहते हैं द ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉडी। गॉट इट देयर? अब जरा लिख लीजिए, ये डिफरेंस क्या है बेटा? डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉडी। आई बात समझ में? लेकिन ये जो मैंने 0.3 0.8 ऐसे लिया है, आप ये नंबर नहीं लिख कर आएंगे, आप तो ये मानकर चलेंगे मैम कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम लोग ने बस ये मान लिया यहाँ पे 0.3 0.8 है, मगर ये चीज आप वहां मेंशन नहीं करेंगे। इज इट क्लियर यार? इसे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और इसे आप लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में बिल्कुल सिंपल दे रखा है।
डन एवरीवन? नाउ बेटा 1 atm को इधर ही लिखना, एटमॉस्फेयर को इधर मत लिख, मतलब लिखना चाहो यहाँ पे भी लिख दो, लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख देना, इस साइड भी। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है, गॉट इट, वी हैव टू प्लॉट इट हियर, ओके। अब जरा यहाँ पे लिखिएगा फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा, अब एवरीवन बी क्लियर, डेल्टा टीबी, दिस इज टर्म्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सारे न्यूमेरिकल इन पॉइंट से हो जाएंगे, जो मैं दोबारा से यहाँ पे एक तरह से समरी सी दे रही हूँ मैं आपको, इससे हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब डेल्टा टीबी का फर्दर फॉर्मूला हो गया एक और, के बी इंटू मोलालिटी। के बी अपनी जगह, मोलालिटी का फॉर्मूला एन सॉल्यूट अपॉन एन, आई एम सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एन सॉल्यूट को ओपन करेंगे, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, और यहाँ आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में दे रखा है तो ऊपर 1000 लगा दीजिएगा ताकि किलोग्राम में हो जाए। अभी हमने ऊपर देखा कि डेल्टा वी का एक फॉर्मूला तो ये आया, एक फॉर्मूला ये आया, तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये हमारा नहीं बन गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबीएस माइनस टीबी नॉट, विच इज इक्वल टू केबी इंटू एन सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू दिस होल। क्या ये आपको एक लाइन समझ में आई? क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स इस लाइन से चलेंगे। अब बताइए बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, जरा एक में सब लोग मेरे साथ बताओ, डेल्टा टीबी क्या होता है, इसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबीएस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर अकेला पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट, पानी के अंदर चीनी डाल दी, नमक डाल दिया तो बन गया सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट देयर? इज इक्वल टू केबी इन, केबी इज व्हाट, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। एन सॉल्यूट, वेटिंग ग्राम ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तुम्हें डायरेक्टली अगर एन सॉल्यूट मतलब मोल्स दे रखे हैं, डायरेक्ट रख देना, लेकिन मुझे नहीं लगता वो डायरेक्टली देंगे, वो आपसे मेहनत करवाएंगे। तो डू रिमेंबर वेटिंग ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इतना बैठेगा, यानी यहाँ इंटू के बी इंटू ये फर्दर चलेगा फॉर्मूला, के भी अपनी जगह रहेगा, उसके बाद इनटू एन सॉल्यूट को ओपन किया तो वेटिंग ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में आया सॉल्यूट का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में दे रखा है तो ऊपर 1000 लिख देना ताकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज द एंटायर थिंग दैट वी हैव टू यूज मल्टीपल टाइम्स इन द क्वेश्चंस। थर्ड हमारे पास जो आता है यहाँ पे, दैट इज केबी के बारे में, विच इज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मैंने उसका एक फॉर्मूला कल आपको कराया था, एम आर इंटू टीबी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। और आज ही मैंने बोला कि अगर ये आर इंटू टीबी नॉट का होल स्क्वायर 1000 इंटू एलवी लिख दें तो ऊपर से एम हट जाएगा, क्योंकि वो एम नीचे आ जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन एम इज एलवी, एंड एलवी इज अगेन व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये वो सारे फॉर्मूले थे जो हमने किया, बस हमने इस फॉर्मूले में थर्ड नंबर वाले इस वाले फॉर्मूले में हमने एक चेंज किया, यहाँ कब 100 हो जाएगा, अगर आपको के बी, इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखना कि अगर के बी आपको अपॉन 0.1 करके ऐसे करके दिया गया है, या के बी अपॉन 100 ग्राम करके दिया गया है, तो आप यहाँ पे 1000 की जगह क्या रखोगे, 100। इज इट क्लियर डियर? डू यू रिमेम्बर दैट?
बेटा डू यू रिमेम्बर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तब आप यहाँ करेंगे केबी वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, जो भी यहाँ पे रखा हुआ है। इज दैट क्लियर डियर? तो ये सारे फॉर्मूले थे। लास्ट एक चीज, जरा की नंबरिंग चेंज कर दें बेटा, क्योंकि हमने वहां ये डाल दिया है। अब एक बात बताइए बच्चे, जैसे हमने इस फॉर्मूले में पढ़ा कि डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये केल्विन में दे रखा है तो ये दोनों वैल्यूज भी किस में होनी चाहिए? केल्विन में। ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली बच्चे। अगर ये दोनों वैल्यूज आपको सेंटीग्रेड में गिवन है तो आपका डेल्टा टीबी भी सेंटीग्रेड में आएगा। अच्छा, जरा मुझे बस आराम से बताना, अगर हम बोले कि टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया है, दो अलग अलग आपने स्केल ले रखे हैं टेम्परेचर के, एक केल्विन स्केल एक सेंटीग्रेड स्केल। तो मान लीजिए किसी को अभी ऐसा हुआ कि 101 का बुखार है, फिर थोड़ी देर बाद वो 102 का हो गया, एक लेवल राइज हो गया। तो अगर केल्विन के थर्मामीटर में नापते तो क्या वो भी एक ही पॉइंट आगे नहीं बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब चेंज जो होता है, ये डेल्टा टीबी जो होता है, अगर वो आपको 20 केल्विन दिया है तो दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। क्योंकि जितना राइज आप सेंटीग्रेड के स्केल पे करेंगे उतना ही चेंज केल्विन के स्केल पे भी आने वाला है। तो डेल्टा टीबी की यूनिट कभी इस वजह से चेंज मत कर देना, मैम ये दोनों तो डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ केल्विन में दे रखा है, मैम हम इसमें 273 वाली पॉइंट ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, वो वाला पॉइंट तो ना कर दें, नहीं करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गई बात? तो डेल्टा टीबी चाहे ये हो चाहे ये हो, उसका सिर्फ नंबर लिखना हो। इज इट क्लियर बच्चे? So now let's go on to the numericals। तो जरिए अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये सारे पॉइंट नोट कर लिए थे आप सबने? अब बस आपको इन्हीं फॉर्मूलों को लगाना है, दैट्स इट। ओके डियर? लिखिए क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mm of mercury is 99.63 degree centigrade. How much sucrose is to be added to 500 gram of water so that it boils at 100 degree centigrade given kb of water, यानी ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट पानी का 0.52 केल्विन केजी पर मोल। पहले डेटा नोट करो क्या क्या गिवन है। इन्होंने पहली लाइन दी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस मच इज दिस थिंग। एक बात बताओ बेटा, इन्होंने हमें जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, क्या इस वक्त पानी अकेला है या उसके साथ कोई और भी चीज मौजूद है? फर्स्ट लाइन के अंदर इज वाटर ऑल अलोन और देयर समथिंग प्रेजेंट इन इट? इट्स ऑल अलोन। तो कैन वी कॉल इट, ये प्योर वेपर प्रेशर, मतलब सॉरी नॉट वेपर प्रेशर, ये प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब एक तरह से प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? टीबी नॉट, एंड दैट्स गिवन टू यू 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या कहा? हाउ मच सुक्रोज हम ऐड करें, कितना ऐड करें शुगर, मतलब सुक्रोज इज काइंड ऑफ शुगर,
500 ग्राम पानी के अंदर, यानी अब तुम पानी के अंदर जब सुक्रोज ऐड कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन और यू आर स्टिल ऑन प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन पे हो। तो अब जब तुम सॉल्यूशन बना रहे हो तो ये बॉईल कितने पे कर रहा है? 100। तो सॉल्यूशन बनाने पे बॉईल कर रहा है ना, तो बेटा ये तो हो गया TBS। व्हाट इज इट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ समझ में आया इतना क्वेश्चन? एंड द थर्ड पॉइंट दैट दे हैव गिवन यू, KB 0.52। और हमारे पास है यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 दे रखा है ना, सॉल्वेंट यानी वाटर कितना दे रखा है आपको? 500 ग्राम। क्या आपको ये सारी बातें जो मैंने यहाँ लिखी क्वेश्चन में से पढ़नी आ गई? तो अब बताइए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमसे मांग क्या रहे हैं? एक में ये और देख लें, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, दे आर आस्किंग यू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये मांग रहे हैं। तो जरा पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हमें क्या क्या चीज की जरूरत है? डेल्टा TB विच इज इक्वल टू TBS माइनस TB नॉट KB। मोलालिटी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट ओपन करके यहां लिख रही हूँ, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट किसका? सॉल्यूट। बेटा कम से कम पलट के पेज बोल ही सकते हो आप कि मैम ये चीजें हैं। बिल्कुल डमीज की तरह बैठे हो, बोर्ड एग्जाम भी डमी की तरह जाएंगे। ट्रस्ट माय पॉइंट बेटा, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है और मैं साफ बता दूं, जो एक्टिव नहीं है वो हमेशा इनएक्टिव रहेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या रखूं? 1000। तो अब आप मुझे बताइए, हमें इन सारी क्वांटिटी में से क्या क्या चीजें गिवन है उस पर राइट टिक करते हैं, ठीक है? क्या मेरे पास TBS है? क्या मेरे पास TB नॉट है? यस और नो में बस आंसर दो। TB नॉट है। KB है। मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का है। मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट ये होता है बेटा, सॉल्यूट का अभी मेरे पास यहाँ पे मॉलिकुलर आई एम सॉरी, ये तो वेटिंग ग्राम है। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं है। सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिकुलर वेट याद कीजिए बेटा 342 होता है। 342 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का 180, फ्रक्टोज का 180, सुक्रोज मतलब गन्ना, गन्ने का है 342। डू रिमेंबर दीज नंबर्स बेटा। ग्लूकोज 180 मॉलिकुलर वेट, और फ्रक्टोज 180, और एक ये सुक्रोज 342। यूरिया 60। यूरिया 60। मुझे इन चार के आपके मतलब ऐसा होना चाहिए मैम वी आर डन विद दैट, हमें याद है। चलिए बताइए, यूरिया मॉलिकुलर वेट 60, और अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात की जाए, व्हाट अबाउट सुक्रोज? 342। ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, फ्रक्टोज 180 ग्राम पर मोल, सुक्रोज 342 ग्राम पर मोल, और यूरिया 60 ग्राम पर मोल, ठीक है? अब जरा बताओ, डू आई हैव मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट? सुक्रोज हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है, उसका मॉलिकुलर वेट हमें पता है। वेटिंग ग्राम इसी का हमें निकालना है। ये 1000 है। क्या मेरे पास वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है? 500। तो सारी चीजें एक ही अननोन है, रखो निकालो, दैट्स इट। तो रखना शुरू करते हैं बेटा। TBS इज व्हाट? 100 माइनस 99.63, KB is 0.52, waiting gram that we have to evaluate, molecular weight 342 into ऊपर आ गया 1000 और नीचे आ गया 500। You have only one unknown left here. Kindly go with that बच्चे। अभी आ जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट द पार्ट, बट अभी पहले जितना उतार सकते हो उतना उतार लो।
Done everyone? So what do you get as weight in gram, beta? 0.37 तो यही आ रहा है हमारे पास, इंटू 342 इंटू 500 अपॉन 0.52 इंटू 1000. 121.67 ग्राम्स. टू राइट द यूनिट्स बेटा, यूनिट्स पे मत खो दीजिएगा मार्क्स. तो 121.67. अब आया समझ में? तो एक न्यूमेरिकल अब मैंने ये किया है, सेकंड आप खुद कोशिश कीजिए, पहले डेटा कलेक्ट किया करो और फिर फॉर्मूला लिखो, देखो क्या चीज मिसिंग है, अपने आप दिमाग काम करेगा. ठीक है. एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई बच्चा बीच में कभी ज्वाइन करता है, कभी भी जैसे टॉपिक मिस हो गए और बीच में आता है और फिर वो वहीं से कोशिश करता है समझाने समझने की, तो आप बहुत इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं. बट इस चीज से अपने आप को आउटडू मत कर देना, क्योंकि एक बार बता दूं, जीतता वो है जो ज्यादा मेहनती होता है. समझे? इंटेलिजेंस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीजेंस, ये तो एक पावरफुल मंत्र है बेटा. नो बडी कैन डिफीट इट. आपकी अगर आप बुद्धिमान है और साथ में आप मेहनती हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रेयर ही पाया जाता है हमारी इंडिया में. वी आर सो रिच विच आर डीएनए, क्योंकि हम लोग ऋषि मुनियों की बेटा, हमारी मतलब जो कहते हैं ना, जैसे हमारा सारा जो लाइनेज है, जो हमारी लेगेसी चल रही है, जो सारी ऋषि मुनियों की है, वो सब साइंटिस्ट थे. उन लोग के ही समझ लो हमारे डीएनए सबके साथ चल रहे हैं, तो वी आर बोर्न इंटेलिजेंट. प्रॉब्लम क्या है? मेहनत नहीं. और वो कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे तरक्की वाली चीज को इतना डाउन कर देती है. तभी तो इतने स्टार्टअप जो शुरू होते हैं वो बीच में बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बहुत जल्दी चाहिए, जो कि होना बहुत मुश्किल होता है. पूरा साल दिया जाता है ना 12th में, और आप सोचते हैं अकेले जनवरी फरवरी में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स लेते हैं मैम, तब लग जाएंगे और मार्क्स आ जाएंगे. इट कुड वर्क और इट वुड हैव वर्क, मतलब आपके 10th में या कभी और छोटी क्लास में. 12th इज अ डिफरेंट स्टोरी माय डियर. इट वोंट. अनटिल अनलेस अब ईश्वर ही तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तो मैं उसको नहीं कहती. इफ यू आर ब्लेस्ड विद सम काइंड ऑफ अ स्पेशल ब्लेसिंग, तो अलग बात है. नहीं तो एवरेज पार्ट पे बता दूं, बिना मेहनत के इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकते. कम से कम अफसोस नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं. वो रिग्रेट हटा दो. क्योंकि एक मैं आपको बता दूं, कई बार कुछ होता है ना, मैं कहता है अरे यार मैं लग जाता या मैं लग जाती ना, मैं तो इससे भी ज्यादा ले आती. वो लग जाता, वो लग जाती, करा तो नहीं ना. तो जिसने जो कर दिया, आई बिलीव इन अ सेंटेंस हियर एंड वेरी वेल, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सारे बंदर. ठीक है. तो व्हाट आई मीन टू से इज, मेहनत करो, बुद्धि लगाओ, पक्का तुम्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए. ठीक है. और अगर फिर भी नहीं मिलता, एक्सेप्टेड, कम से कम तुमने अपना बेस्ट दिया, और इससे ज्यादा इंसान कुछ नहीं कर सकता. ओके. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर थोड़ा सा भी मेरे लेक्चर का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा हो तो करके दिखाइएगा. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg mole inverse.
पहले डेटा नोट करो, पहले डेटा नोट करो। मैम ये बातें हमें पता है, इंटेलिजेंस लगाओ। हमें मैम दो टेम्परेचर दिए हैं मैम, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्वेंट। तुम्हें इतना तो पता है किसका ज्यादा किसका कम, ज्यादा वाला वही होगा, कम वाला वही होगा। सोचो जरा, बुद्धि लगाओ। और एक बार याद रखना बेटा, जिसका केबी दिया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। केबी के साथ जिसका नाम अटैच्ड होता है, जैसे बेंजीन का नाम अटैच्ड है, वो सॉल्वेंट होता है। अब जरा सोचो, लिखो, फॉर्मूला अपने सामने लिखो। चलिए लेट्स वर्क ऑन इट। सॉल्यूशन, I have boiling point of benzene, so TB naught, that is 353.23 Kelvin. TBS is 354.11 Kelvin. Weighting ग्राम solute का 1.80 ग्राम. 90 ग्राम of benzene. Weight of solvent 90 ग्राम. Molecular weight of solute मांग रहे हैं. TBS minus TB naught equals to KB. I'm opening the formula directly there. Weighting gram upon molecular weight, यानी पहले मैं पूरा मोलैलिटी लिखूं फिर उसे ओपन करूं, इंस्टेड मैं पहले स्ट्रेट लिख रही हूँ। एग्जाम में प्लीज सारी फॉर्मेलिटीज ओबे कर दीजिएगा, ठीक है। ये सॉल्यूट का है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 आएगा। TBS इज 354.11, 353.23। KB हमारे पास दे रखा है 2.53। वेटिंग ग्राम है हमारे पास 1.80 सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट x मान लेते हैं, 1000 यहाँ आ गया, और ये हमें दे रखा है 90 ग्राम। x निकालना है बेटा। टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000, 90, और डिफरेंस आ गया इसका 0.88। बताइए कितना आ रहा है बच्चे मॉलिक्यूलर वेट? 57.5 ग्राम पर। इज इट क्लियर? तो जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें तुम्हारे अच्छे से कोई रोक नहीं सकता, और जब तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारा बुरा होने से भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अपना अच्छा अपना बुरा अपने हाथ में। तो ऐसा ऐसे जो जीता वो सिकंदर। लेकिन बाकी सब वो बंदर बंदर वाली बात बेकार की है, ठीक है। बंदर तो बहुत वाइज होता है बेटा, बहुत वाइज होता है। वो तो ऐसे ही एक बना दिया, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। ओके, तो हम एक लाइन याद रखेंगे, जो जीता वो सिकंदर। गॉट इट डियर? तो फिलहाल अगर एक क्वेश्चन थोड़ा सोचकर आप कुछ लिमिट तक पहुंच पाए हैं उसकी, कम से कम कोशिश तो की। अब जरा थर्ड वाले पे कोशिश करना। पहले फॉर्मूला एक बार मन में रिवाइज करो, क्या क्या है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीबीएस माइनस टीबी नॉट, विच इज इक्वल टू द ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट
Kb, ई ब्यूलो, ई के बाद बुल है, BU double L, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, विच इज इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला अगर सबसे बड़ा वाला ओपन करा तो ऊपर क्या आता है, वेटिंग ग्राम, हाँ वो तो होता है इन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेटिंग ग्राम ऊपर, नीचे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर केजी में होगा तो ऊपर 1000 नहीं रखोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 डियर। 18 ग्राम of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 bar? सबसे पहले डेटा नोट कीजिए क्या क्या गिवन है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आई हैव 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अच्छा बताओ बेटा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। 1 kg ऑफ वाटर मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 किलोग्राम। ठीक है, at what temperature will water boil? At what temperature will water boil? At 1.013 bar. They're asking you TB not या TBS। हमें बस यही यहाँ पे डिसाइड करना है, what are they asking us? TB not या TBS, इस चीज को डिसाइड करो। पहले एक मिनट मेरी बात सुनो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद करो बेटा कितना होता है? 100 डिग्री सेंट, बचपन से याद होता है आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर पे जो भी टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेरी बात प्लीज सुनो, 1 एटमॉस्फेयर पे जो भी टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार, और विच इज और इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। अब क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि मैम इन्होंने बोला एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल एट दिस मच। लिसन माय डियर, ये तो हमें पता ही होता है, वाटर बॉईल अगर 1.013 पे करेगा तो यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेगा, तो ये तो तुम्हें पता ही होता है, ऑलरेडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दे आर आस्किंग यू अगर ग्लूकोज को पानी में डाल दिया जाए तो अब ये वाला पानी कितने पे बॉईल करेगा, यानी वो आपसे सॉल्यूशन का मांग रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पूछा है, ये तो तुम्हें पता ही है। दिस यू कैन से मैम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना 1.013 पे पानी था, यानी तब तो उसका 100 था। जब उसमें आपने ग्लूकोज डाला, अब वो कितने पे बॉईल कर रहा है? दैट्स द क्वेश्चन देयर। क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव विद दिस। अब आपके पास सारा डेटा भी है, ये 100 है, ये सब कुछ है। लेट्स गो ऑन विद दैट बेटा। एंड व्हाट आर दे आस्किंग अस? TBS। तो चलिए जरा लिखते हैं, पहले डेल्टा टीबी निकालो। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू वही वेटिंग ग्राम अपॉन molecular weight into 1000 upon weight of solvent in grams। केबी ऑफ वाटर बेटा मैंने क्वेश्चन में लिखना रह गया मेरा, लिख लो 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो दिस इज 0.52 गिवन टू यू। डेल्टा टीबी पहले मैं निकालूंगी। वेटिंग ग्राम है हमारे पास 18, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, 1000 अपनी जगह है, और यहां आ गया हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो डू आई नीड टू पुट 1000 नाउ? बेटा 1 किलोग्राम का है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ग्राम में थोड़ी है, अब तो मेरे पास किलोग्राम में है, तो फिर मुझे 1000 लगाने की जरूरत नहीं है।
तो ये आ गया हमारे पास 1। इज इट क्लियर बच्चे? बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो अब निकालिए इसमें कितना बैठा हमारे पास। 0.52 इंटू 1/10। ये डेल्टा टी भी आया, ये डेल्टा टी भी आया, लेकिन व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट नाउ? हाँ, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? टीबीएस माइनस टीबी नॉट। नाउ दिस इज गिवन टू यू एज 0.052। अब बताइए, टीबीएस हमारे पास हमें निकालना है, टीबी नॉट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं सेंटीग्रेड में निकाल रही हूँ। 0.052, तो ये हमारे पास आ गया टीबीएस इक्वल्स टू 0.052 प्लस 100। तो कितना आया? 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ प्लीज लिसन टू मी द पॉइंट। ये तो हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार सब बच्चे सुने जरा। केबी के यूनिट देखो बेटा, केल्विन में है। केबी को हम यहाँ रखते हैं, तो ये तो हमने केल्विन में रखा, और मैम ये आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल रहे हो। मैंने क्या समझाया था? डेल्टा टीबी जो होता है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में आए चाहे केल्विन में आए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। चेंज तो बेटा डिफरेंस है, डिफरेंस तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन स्केल पर हो, एक ही रहता है। तो केबी मैम आपने केल्विन में लिया है, मैम आप डेल्टा टीबी को या डिग्री सेंटीग्रेड मान रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं बैठता बेटा। आप इसे केल्विन भी मान सकते थे, आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड भी मान सकते थे। फर्दर जब मैंने इसे 100 रखा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मैंने इसको फिर फर्दर उसमें ऐड करके डिग्री सेंटीग्रेड पे डिक्लेयर किया। अभी अगर आप यहाँ केल्विन में रखते तो मेरा ये टेम्परेचर केल्विन में आ रहा। आई मेरी बात समझ में? यानी केबी की यूनिट देखकर डेल्टा टीबी की यूनिट चेंज मत कर देना। डेल्टा टीबी केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आई मेरी ये वाली बात? ओके, बोलिए। ठीक है, तो आज के लिए बेटा यहीं पर हम न्यूमेरिकल्स को रोकते हैं, बाकी सब कल करेंगे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।